Hello, friends. Welcome to your channel Simply Current. Today, we are going to discuss the important news items of 6th of January 2026. 6 जनवरी 2026 की जो important news हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे and this is your go-to platform for getting the relevant current information जो आपको एग्जाम्स में पूछी जाएंगी। फालतू की कोई न्यूज़ नहीं, कोई गॉसिप नहीं, कोई खबर नहीं, सिर्फ वो न्यूज़ जो आपसे पूछी जा सकती है। तो कुछ कंटिन्यूइंग न्यूज़ हैं जो पिछले 4-5 दिनों से लगातार चल रही हैं, तो उसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं। सबसे पहली जो कंटिन्यूइंग न्यूज़ है दैट इज़ वेनेजुएलियन क्राइसिस। तो वेनेजुला के जो एक्स प्रेसिडेंट थे निकोलस मदुरो, उनको न्यूयॉर्क कोर्ट में पेश किया गया है एंड ही सेड ही इज स्टिल द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुला एंड ही प्लीडेड नॉट गिल्टी। ठीक है, तो ये कोई बहुत ज्यादा काम की नहीं है। आपसे पूछा जा सकता है वेनेजुला का एक्स प्रेसिडेंट कौन था, वहां पर रिजीम चेंज क्या हुआ एंड उस ऑपरेशन का क्या नाम था। तो ऑपरेशन का नाम हम लोग जरूर याद रखेंगे, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। एंड मेंस में आपसे जो इंटरनेशनल रिलेशंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ यूएस इज प्रूविंग हिज इट्स हेजेमनी। तो जो यूएस हेजेमनी है उसके बारे में आप इस न्यूज का यूज कर सकते हैं। जो दूसरी न्यूज जो बहुत ज्यादा दिखेगी आपको वो है उमर खालिद एंड शारजुल इमाम डिनाइड बेल। एंड इनको जो बेल डिनाई की है सुप्रीम कोर्ट ने वो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर की है। तो वो भी बहुत काम की नहीं है पर इसको एक नजर में रखना है। थर्ड जो कंटिन्यू न्यूज है दैट इज ट्रंप ऑन इंडियन ऑयल इंपोर्ट्स। ठीक है, तो ट्रंप ने एक बार फिर से कहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको खुश करने के लिए रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट्स है उनको कम किया है। ठीक है, तो ये उनका क्लेम है। हालांकि नवंबर का जो डेटा है इट शोज दैट कि 1/3 जो इंडिया ने ऑयल इंपोर्ट किया है वो रशिया से किया है। ठीक है, एंड 15% फ्रॉम द यूएस। तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे कि ट्रंप की जो पूरी पॉलिटिक्स है दैट इज बेस्ड ऑन अ लाई, दैट इज बेस्ड ऑन अ फार्स। एंड इंडिया के लिए वो कैसे चैलेंज पोज करता है इंडिया यूएस रिलेशंस के लिए, तो इसलिए इस न्यूज के ऊपर भी हमको नजर बना के रखनी है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज। और जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू इंडियन कोस्ट गार्ड। एंड इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना जो है एक पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल इंडक्ट किया है कल, समुद्र प्रताप। उसका नाम क्या है? समुद्र प्रताप। तो हम लोग याद रखेंगे आईसीजीएस समुद्र प्रताप क्या है? इट इज अ पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। इसको किसने बनाया है? इट इज बिल्ट बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। और ये काम क्या करता है? इट इज कैपेबल ऑफ हाई प्रिसीजन ऑपरेशंस, रिकवर पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम विस्कस ऑयल, एनालाइज कंटामिनेट्स एंड सेपरेट ऑयल फ्रॉम कंटामिनेटेड वाटर। ठीक है, तो ये बेसिकली दो काम करेगा। एक तो पेट्रोलिंग का काम भी करेगा, दूसरा जो कभी कभी ऑयल स्पिल हो जाता है और जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं समुद्र में उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देगा। एक चीज यहाँ पर हम लोग और याद रखेंगे, जो इंडियन कोस्ट गार्ड है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? ठीक है, तो कई बार आपसे ये बहुत सरल सवाल भी पूछ लिया जाता है। सो इट कम्स अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर। तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू सोमनाथ टेम्पल। ठीक है, तो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि मनाया जाएगा इस साल 2026 में। ठीक है, तो अब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि सोमनाथ टेम्पल के ऊपर इतना फोकस किया जा रहा है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सोमनाथ मंदिर के ऊपर जो पहला अटैक हुआ वो 1026 में हुआ। ठीक है, और अभी कौन सा साल चल रहा है? 2026। ठीक है, तो कितने साल पूरे हो गए दोस्तों? 1000 साल। 1000 years ऑफ सोमनाथ टेम्पल डिस्ट्रक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। और इसको जो है वो प्रधानमंत्री 11 जनवरी को ये पहला अटैक हुआ था, 11 जनवरी 1026 में। तो उसकी याद में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। एंड इट शोज की रेजिलियंस ऑफ द इंडियन पीपल, द पीपल ऑफ दिस ग्रेट लैंड भारत माता, जो कि ये दिखाता है कि हम कितने रेजिलियंट हैं एंड नो वन कैन डिस्ट्रॉय अवर स्पिरिट। तो इस चीज को याद रखेंगे हम लोग। ये तो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की बात हो गई। थोड़ा सा हम लोग सोमनाथ मंदिर के बारे में जान लेते हैं कि ये मंदिर क्या कब बना और क्या इसके पीछे की कहानी है। तो सोमनाथ मंदिर जो है वो चंद्रदेव के नाम पे है। सोम का मतलब होता है चंद्र। ठीक है, आप देखेंगे कि ज्यादातर जो शिव टेम्पल है वो जिस जगह पे है उसी नाम से जाने जाते हैं, या जिसने बनवाया उसके नाम से जाने जाते हैं। जैसे राम जी ने बनाया तो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग हो गए। ठीक है, और
कोटा में अगर महादेव है तो उनको कोटेश्वर महादेव बोला गया। उसी तरह क्योंकि सोम यानी चंद्रदेव ने बनवाया था तो इस टेम्पल को नाम दिया गया सोमनाथ। ठीक है। अब चंद्रदेव ने ये मंदिर क्यों बनवाया था, इसके पीछे की भी कहानी है कि सोमनाथ ने चंद्रदेव ने बहुत तपस्या की एंड ही वॉज फ्रीड ऑफ कर्स विच वॉज गिवन टू हिम बाई दक्ष प्रजापति। तो दक्ष प्रजापति ने जो चंद्रदेव को श्राप दिया था उससे उनको शिव जी ने मुक्ति दी थी, इसलिए उन्होंने ये मंदिर बनवाया था। अब दक्ष प्रजापति ने क्यों श्राप दिया था या क्या श्राप दिया था, तो दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां थी। ही हैज 27 डॉटर्स एंड ऑल ऑफ देम वर मैरिड टू मून गॉड। सभी की शादी जो है वो चंद्रदेव से हुई थी। तो जब शादी के समय दक्ष प्रजापति ने कहा था कि आप मेरी सभी बेटियों का बराबर ध्यान रखेंगे और उनको बराबर टाइम देंगे, बट वन ऑफ द डॉटर नेम्ड रोहिणी, इनमें से एक पुत्री जो रोहिणी थी, चंद्रदेव को इतनी सुंदर लगी कि वो सारा टाइम उन्हीं के साथ रहने लगे और उन्हीं को देने लगे। इससे जो बाकी 26 पुत्रियां थी वो नाराज हो गई एंड दे वेंट टू देयर फादर एंड फिर दक्ष प्रजापति ने उनको श्राप दिया कि अब तुम्हारा जो है वो दिन प्रतिदिन तुम घटते जाओगे चंद्रदेव। ठीक है। तो अब इससे जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी माइथोलॉजी के हिसाब से। तब फिर उन्होंने शिव जी की तपस्या की और शिव जी ने उस श्राप को मॉडिफाई किया कि अब 15 दिन जो हैं वो चंद्रमा घटेंगे और 15 दिन जो है वो बढ़ेंगे। तो इसलिए जो हम देखते हैं चंद्रमा का बढ़ना और घटना माइथोलॉजी के हिसाब से उसका ये कारण है। इसके बाद ये माना जाता है कि चंद्रदेव ने ये मंदिर जो है वो सोने में बनवाया था। देन रावण ने ये मंदिर सिल्वर में बनवाया। लॉर्ड कृष्ण ने ये मंदिर सैंडलवुड में बनवाया और फाइनली किंग जो गुजरात के थे भीमदेव, उन्होंने इसे पत्थर में बनवाया। ठीक है। इस मंदिर को डिस्ट्रॉय करने के लिए कई लोगों ने काम किया, जैसे कि महमूद गजनी ने 1026 में, अलाउद्दीन खलजी की आर्मी ने 1299 में, औरंगजेब ने 1706 में इस मंदिर के ऊपर हमला किया और इसे विध्वंस करने की कोशिश की। भारत की आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन सभी ने इस मंदिर को बनवाने में विशेष योगदान किया एंड फाइनली इट वाज रीओपन्ड फॉर पब्लिक ऑन 11th ऑफ मे 1951। ठीक है। तो 11 मई 1951 को याद रखिएगा, इस दिन सोमनाथ मंदिर जो है वापस से सभी के लिए खोला गया। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़, अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर सोमनाथ मंदिर में क्वीन अहिल्याबाई का भी मंदिर है। ठीक है। देवी अहिल्याबाई सोमनाथ मंदिर जो उन्होंने बनवाया था जब इस सोमनाथ मंदिर की मतलब जो मूल टेम्पल है उसमें डिस्ट्रक्शन चल रहा था या वो सही स्थिति में नहीं था। तो अहिल्याबाई का मंदिर भी यहाँ पर है। ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज एंड नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू न्यूक्लियर पावर। अभी जो है वो गवर्नमेंट शांति बिल लेकर के आई है एंड इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। शांति का फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया। तो सबसे पहली चीज ये इसके बारे में हम लोग याद रखेंगे। ये बिल क्या कर रहा है? इट ओपन्स इंडियाज न्यूक्लियर पावर सेक्टर टू प्राइवेट एंड फॉरेन पार्टिसिपेशन। ठीक है। तो प्राइवेट एंड फॉरेन पार्टिसिपेशन ये बिल जो है वो इम्प्रूव कर रहा है। इसके अलावा अभी तक सिर्फ जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज थी वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स चला रही थी, बेसिकली एनपीसीआईएल, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब जो है वो गवर्नमेंट ने इस बिल के जरिए जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको भी अलाउ किया है कि दे कैन ओन, बिल्ड एंड ऑपरेट न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसमें जो फंक्शनिंग होगी वो अभी भी गवर्नमेंट का मेजोरिटी स्टेक रहेगा, 49% जो है वो प्राइवेट सेक्टर के पास रहेगा किसी भी कंपनी में एंड 51% विल लाई विद द गवर्नमेंट। तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। इसके अलावा जो न्यूक्लियर डैमेज होता है या किसी पावर प्लांट में अगर कोई लीक हो जाता है तो उसके लिए कितनी लाइबिलिटी होगी, इसको भी ये बिल बहुत क्लियर करता है कि अगर 3600 मेगावाट से ऊपर का आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो आपको 3000 करोड़ एंड अगर 1500 से लेके 3600 मेगावाट तक है तो 1500 करोड़ एंड अगर आपका पावर प्लांट 1500 मेगावाट से कम है, 150 मेगावाट से कम है, तो आपको 100 करोड़ का करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। अब गवर्नमेंट इतना ज्यादा क्यों न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर फोकस कर रही है? सबसे पहला पॉइंट, टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स एंड फ्यूल इंपोर्ट्स। तो फॉसिल्स के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो कम करना चाहती है। दूसरा जो है, हम क्योंकि रिन्यूएबल की तरफ जा रहे हैं तो अगर आप इलेक्ट्रिक
तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थोड़ा भी समझते हैं, तो पावर प्लांट को जो है वो एक बेस लोड की ज़रूरत होती है, ठीक है? तो जो सोलर एनर्जी होती है और विंड एनर्जी होती हैं, दे आर नॉट रिलायबल बेस लोड, क्योंकि सोलर किसी दिन होगा, विंड किसी दिन होगी, नहीं होगी। तो रिलायबल क्या था? अभी तक कोल था, लेकिन अब कोल से हमको ट्रांजिट करना है, तो हम किसकी तरफ देख रहे हैं? न्यूक्लियर की तरफ, बिकॉज़ न्यूक्लियर पावर विल बी अवेलेबल 24/7 एंड इट कैन एक्ट एज़ बेस लोड। तो इस कारण से भी तीसरा जो इंडिया का नेट एमिशन टारगेट है 2070 का, उसमें भी ये मदद करेगा, ठीक है? तो नेट जीरो जो हमारा टारगेट है बाय 2070, इट विल बी अचीव्ड थ्रू न्यूक्लियर पावर ओनली, एंड दैट इज व्हाई गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन न्यूक्लियर एनर्जी, एंड फॉर दिस दे हैव ब्रॉट शांति बिल। नाउ नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, एंड फॉर्मर वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन जो मनोज कोठारी हैं, उनकी कल डेथ हो गई है। मनोज कोठारी वाज अ फेमस बिलियर्ड्स प्लेयर, एंड 1990 में ये वर्ल्ड चैंपियन बने थे। एंड इसके बाद जो अभी हमारे यहाँ बिलियर्ड्स को लेके अथॉरिटी है, उसके भी ये चीफ थे। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू एमपीपीएससी एक्सक्लूसिवली, एंड इसमें जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश की रोड्स के बारे में। कई बार प्रीलिम्स में आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में जो टोटल रोड लेंथ है वो कितनी है? 77,268 किलोमीटर। नेशनल हाईवे कितना है? 9,278 किलोमीटर। स्टेट हाईवेज 10,465 किलोमीटर। और बाकी जो है रोड्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये दो आंकड़े याद रखेंगे हम लोग, नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवेज, ठीक है? इसके अलावा एमपी इज बिल्डिंग 6 प्रगति पथ, 6 प्रगति पथ बन रहे हैं हमारे यहाँ। कौन कौन से हैं? नर्मदा, विंध्य एक्सप्रेस वे, मालवा निवाड़ विकास पथ, बुंदेलखंड विकास पथ, मध्य भारत विकास पथ एंड अटल प्रगति पथ। इसके अलावा टाइगर कॉरिडोर बनाया जा रहा है फ्रॉम जबलपुर टू बांधवगढ़, एंड इट विल कनेक्ट 4 टाइगर रिजर्व्स, कान्हा, बांधवगढ़, पेंच एंड पन्ना, ठीक है? तो इन 4 टाइगर रिजर्व्स को कनेक्ट करता हुआ एक टाइगर कॉरिडोर बनाया जा रहा है। आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि कौन से टाइगर कॉरिडोर से कनेक्ट होने वाले कौन से नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व्स हैं? तो हमारे कौन कौन से हैं यहाँ पर? कान्हा, बांधवगढ़, पेंच एंड पन्ना। तो ये थी आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।